देखिए पिछले दिनों हम लोग ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है उसको हम लोग स्टडी किए थे, है ना। तो उसमें 4 हम लोग देखे, फिनाइलकीटोन्यूरिया, और देखे थैलासेमिया, और देखे सिस्टिक फाइब्रोसिस, और एक देखे सिकल सेल एनीमिया जो पहले ही से चला रहा था। इस एस्पेक्ट में भी इसको हम लोग देखे और इनमें हम लोग पाए क्या कि फिनाइलकीटोन्यूरिया भी एक प्रकार का प्लियोट्रोपिक जीन है, क्योंकि वो एक कैरेक्टर मतलब एक पेयर ऑफ एलील एक से अधिक फिनोटाइप को अफेक्ट कर रहा था। अब देखिए एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ऑफ डिसऑर्डर्स। इसमें हम लोग को 2 देखने के लिए है, एक है कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा है हीमोफीलिया। बारी बारी से देखिए, कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, रेड एंड ग्रीन कोन सेल्स ये पाए जाते हैं इन द रेटिना। क्या पता है ये काम कैसे करते हैं? फिजिक्स में आप लोग आई के बारे में पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में, है ना। रेटिना का इम्पोर्टेंस था कि यहाँ पे इमेज बनता है और फिर ये इमेज ट्रांसमिट होता है ब्रेन को, ब्रेन इस इमेज को रीड करता है और आइडेंटिफाई करता है जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यही था। अब इसमें रेटिना पर 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक पाए जाते हैं रॉड सेल्स और एक पाए जाते हैं कोन सेल्स। रॉड सेल होता है ब्लैक एंड वाइट विज़न के लिए, यानी डीम लाइट में जो हम लोग को इमेज दिखता है ना, जैसे एकदम अंधेरे में हम लोग उठे, चांद की रोशनी में जो दिखता है, कलर पहचान नहीं पाते लेकिन हाँ पता चल जाता है कि वहाँ पे कुछ है रखा हुआ, है ना। ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज पता चल जाता है, कलर नहीं डिटेक्ट कर पाते। सो डीम लाइट में जो वाला हमारा सेल रेटिना का ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है वो है रॉड सेल, ठीक है। उससे हमें कलर विजन नहीं मिलता। ब्राइट लाइट जब डे टाइम होता है, ब्राइट लाइट जब होता है तब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, ये रेड है, ये ब्लू है, ये रेड और ब्लू का मिक्सचर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हजारों प्रकार के कलर्स, इन्हें हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं एंड दैट इज डन बाय अलग काइंड ऑफ सेल्स और उसे कहते हैं कोन सेल्स, ठीक है। तो वही कोन सेल है। अब जैसे देखिए जो भी प्रिंटर इस्तेमाल किए हैं उसमें देखिएगा 3 तरह का बेस कलर यूज़ होता है, एक रेड, एक ब्लू और एक नहीं ब्लैक तो है, ब्लैक अलग हो गया, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 बेस कलर्स हैं और इन कलर्स के कॉम्बिनेशन से दुनिया के सारे कलर को प्रोड्यूस किया जाता है। जो भी पेंटर होते हैं, है ना, कैनवस पे पेंटिंग करते हैं, वो भी देखिएगा यही 3 मेन कलर लेते हैं, 3 कलर क्यूब्स लेते हैं और इन्हीं को अलग अलग मिक्स करके अलग अलग कलर तैयार करते हैं। तो है क्या, हमारे आईज में भी सिमिलर प्रोसेस है, रेड है, ग्रीन है और ब्लू के लिए भी कोन सेल होता है। तो होता क्या है, अधिकतर रेड कोन सेल और ग्रीन कोन सेल के लिए अगर रिसेसिव जीन इनहेरिट कोई करता है, डबल रिसेसिव, तो उसके वजह से क्या होता है, इनमें कलर पिगमेंट जो होता है ना, जो एक्साइट होने के बाद कलर हमें बताते हैं,
वो कलर पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाला पोर्शन गायब हो जाता, यानी वो रेड कलर या ग्रीन कलर को ठीक से नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा, मतलब ये डार्क दिखेगा उसको। तो या तो रेड के लिए या ग्रीन के लिए या दोनों के लिए हो गया तो ज़्यादा समस्या है। जनरली किसी एक कलर के लिए होता है, तो रेड के लिए या ग्रीन के लिए। तो होगा क्या, अगर डबल रिसेसिव हो गया रेड के लिए तो उसमें रेड कलर पहचानने की क्षमता नहीं होगी, तो वो ब्लैक दिखेगा। पर जो पिच ब्लैक होता है और रेड के वजह से, रेड को ना पहचान पाने के वजह से जो ब्लैक होता है, धीरे धीरे एज बढ़ने के बाद वैसा आदमी उसके बीच में अंतर समझ जाता है और देखता है अच्छा इस दूसरे तरह के ब्लैक को लोग रेड कर रहा है, तो वो भी सीख जाता है कि इसको रेड ही कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो रेड कलर देख रहा है, पर वो सीख गया है कि इसको रेड कहते हैं, सब कह रहा है तो हम भी कह रहे हैं, दैट इज इट। तीसरी तरह से ग्रीन, वो ग्रीन नहीं देख पाएगा, वो ग्रीन उसको ब्लैक दिखेगा। अगर डबल रिसेसिव ग्रीन के लिए हो गया तो फिर क्या होगा, लोग जिसे ग्रीन कर रहे हैं, जैसे पेड़ का पत्ता ग्रीन कलर है, उसको डार्क दिखेगा, समझ जाएगा अच्छा ये ग्रीन कलर का होता है, तो मान लेगा, बोल देगा हाँ ये ग्रीन है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे ग्रीन कलर आइडेंटिफाई हो रहा। तो ये प्रॉब्लम होता है इसके साथ, ठीक है। तो इन द रेटिना ये कौन सेल्स होते हैं, ये करते क्या हैं, हेल्प इन कलर आइडेंटिफिकेशन, हेल्प इन कलर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। रिसेसिव एलील unable to detect color, red or green, as the case may be, जैसी अवस्था होगी अकॉर्डिंगली। अगर रेड वाले के लिए है तो रेड नहीं दिखेगा, अगर ग्रीन वाले के लिए है तो उसका रिसेसिव एलील ग्रीन नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां से आता है, दिस जीन फॉर कोन सेल पिगमेंट इज ऑन एक्स, यानी एक्स क्रोमोसोम। ये जो जीन है कलर पिगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, ये बैठा हुआ होता है एक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ से कहानी ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस पैटर्न में डिफरेंस लाएगा। यहाँ तक नोट कीजिए। ओके अब देखिए इनहेरिटेंस पैटर्न, याद है हम लोग डिस्कस कर रहे थे जेंडर डिटर्मिनेशन स्कीम, है ना। उसमें मैमल्स के लिए बोले थे कि XX इज फीमेल, XY इज मेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक डेटा है, डेटा ये कहता है वाइल, ये NCERT बुक का लाइन है, वाइल मेल्स आर 8% affected by color blindness, females are only 0.4%.
यहाँ क्या बता रहा है? मेल्स आर 8% अफेक्टेड आउट ऑफ द टोटल, एंड आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 0.4% फीमेल्स आर अफेक्टेड. कितना टाइम्स हो गया? 20 times higher. Males are 20 times higher affected than females. रीज़न वही है कि मेल में एक्स का सिंगल कॉपी होता है, फीमेल्स में डबल कॉपी होते हैं. तो अगर मेल ने रिसेसिव एलील इनहेरिट कर लिया, दे विल शो द डेफिशिएंसी. फीमेल्स में डबल कॉपी रिसेसिव एलील इनहेरिट होना चाहिए, तभी जाके उसमें एक्सप्रेस होगा. अदरवाइज वो क्या होगा? डॉर्मेंट पड़ा हुआ रहेगा, उसमें कलर ब्लाइंडनेस एक्सप्रेस नहीं होगा. तो फीमेल्स आर ऑफ 3 काइंड्स: डोमिनेंट यानी नॉर्मल, कैरियर एंड अफेक्टेड. मेल्स आर ऑफ ओनली 2 काइंड्स, either normal or affected. There is no carrier for the X-linked inheritance in the males. ठीक है, यहाँ तक हो गया. लिखिए, the reason for this is that the reason for this is that males have single copy of X. Males have single copy of X, while females have double copy. While females have double copy. Full stop. Therefore males are more affected than the females. Therefore, males are more affected than the females. Full stop. In X-linked inheritance, in X-linked, L-I-N-K-E-D, in X-linked inheritance, males are either in X-linked inheritance, males are either normal or affected. Males are either normal or affected, whereas females are normal, carrier and affected. Normal, carrier and affected. So males carrier नहीं होते, इसीलिए इनमें affected population ज़्यादा हो जाता है फीमेल्स के कंपैरिजन में. So color blindness is this. Come down to hemophilia. होता क्या है? देखिए, एक फ्लो चार्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं. इंजरी एट ब्लड वेसल, blood comes out,
clot formation reaction multi-step process. Clot forms plug the broken area bleeding stops blood vessel repaired normal structure resumed. ये डेली इवेंट है। अगर मान लेते हैं कोई ब्लड वेसल है, नॉर्मल था, इंजरी हुआ, वहाँ क्या होगा, ब्लीडिंग शुरू होगा। ब्लीडिंग के वजह से क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन रिएक्शन शुरू होगा। क्लॉट फॉर्मेशन रिएक्शन मल्टी स्टेप प्रोसेस है। हम लोग इसको ऐसे एलाबोरेट क्यों किए हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस, यहीं पे है। अब इसके बाद आगे क्या होगा, इन सारे स्टेप्स के पूरा होने के बाद क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। क्लॉट जो है प्लग कर देगा उस ब्रोकन एरिया को जहाँ से ब्लड बाहर भाग रहा था। नेचुरली क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा, ब्लड का बहना रुक जाएगा, और उसके बाद ऊपर से जब कवर हो गया, ब्लड वेसल जो ब्रोकन था वो रिपेयर होगा। रिपेयर होने के बाद नॉर्मल सी रिज्यूम कर जाएगा। यही होता आया है, ठीक है। अब हीमोफीलिया कहाँ पर लाई करता है, इसकी बात करें। ये पहले नोट कीजिए। अब देखिए, ये जो मल्टी स्टेप प्रोसेस है ना, ये जो मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसे मान लेते हैं 7 या 8 या 10 या 13 स्टेप हैं फॉर एग्जांपल। उसमें से किसी भी एक स्टेप में अगर स्टॉप लग गया, यानी उस रिएक्शन को कैरी कराने वाले मॉलिक्यूल की कमी हो गई, आगे बढ़ेगा ही नहीं। नहीं, कहने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं कार मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। कार मैन्युफैक्चर करने में 8 या 10 मेजर कंपोनेंट होते हैं। इंजन है, इंजन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, डोर्स हैं, है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका सर्किट डिज़ाइंड है, ठीक है, उसके एसेसरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इनमें से सबको बारी बारी से जोड़ना है। कोई एक जो है सप्लाई में नहीं है, मान लेते हैं उसका सॉफ्टवेयर सप्लाई में नहीं है। कार पूरा तैयार हो जाएगा, कार चलेगा? नहीं चलेगा। अब उस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। कोई ऑपरेटिंग वाला होगा, है ना, कोई अलग अलग पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करने वाला पार्ट होगा, सॉफ्टवेयर का हिस्सा होगा, बहुत सारा है। किसी एक में ग्लिच आ गया, किसी एक में, मान लेते हैं बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी को ही क्या कहते हैं, कंट्रोल करने वाला पोर्शन जो है सॉफ्टवेयर का, वो डैमेज हो गया, करप्ट हो गया। किसी भी एक जगह ग्लिच आया, आपका कार नहीं चले। सब कुछ है सही सलामत, बस कार नहीं चल पाएगा एक छोटा सा प्रॉब्लम के कारण। ठीक उसी तरीके से स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 करते 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 फाइनली क्लॉट बनता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा अगर स्टेप नंबर 2 नहीं हो पाया, चलो 3 कर लेते हैं, क्योंकि 3 को शुरू करने के लिए 2 का प्रोडक्ट बनना होगा, और 2 का प्रोडक्ट 3 के लिए इनिशियल मॉलिक्यूल है, यानी रिएक्टेंट है। ये रिएक्शंस है ना,
तो एक का प्रोडक्ट आगे वाले का रिएक्टेंट, उसका प्रोडक्ट उसके आगे वाले का रिएक्टेंट। तो हम अगर किसी भी रिएक्शन का रिएक्टेंट गायब कर दें, रिएक्शन होगा ही नहीं। बात समझ गए? तो यही चीज हीमोफीलिया में होता है। 8-10 स्टेप हैं, इनमें से किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर के लिए अगर डबल रिसेसिव एलील आ गया तो वो वाला फैक्टर नहीं बनेगा, वो एंजाइम प्रॉपर नहीं बनेगा, रिएक्शन कैटेलाइज होगा ही नहीं, वो वाला स्टेप वही रुक जाएगा। नतीजा क्या होगा? क्लॉट फॉर्म नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को अगर इंजरी हुई, ब्लड निकलेगा, ब्लीडिंग होता ही रह जाएगा। दिस इज हीमोफीलिया, और इसी का दूसरा नाम है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। समझ गए? तो इस ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए जितने भी जीन्स हैं, वो जीन पाए जाते हैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। इसीलिए इसे कैसा इनहेरिटेंस का नाम दिया गया? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये क्लॉट फॉर्मेशन के डिटेल मैकेनिज्म में हम नहीं जा रहे हैं, ये मेडिकल में आप पढ़िएगा कि इसके 2 पाथवेज हैं, है ना, और कैसे काम करते हैं। ऑल टुगेदर 12 to 13 फैक्टर्स आर देयर, जिसमें कैल्शियम भी एक फैक्टर है जो कि इसको क्लॉट को फॉर्म करने में मदद करता है। विटामिन के वो भी एक फैक्टर की तरह काम करता है जो कि प्रोडक्ट बनाता है और वो क्लॉट में हेल्प करता है। तो इसलिए अगर विटामिन के की भी डिफिशियंसी होती है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, यानी उसका क्लॉट बहुत धीमी गति से, बहुत धीमी गति से बनता है, बहुत धीरे धीरे बनता है। नेचुरली क्या होगा, जब तक क्लॉट बनेगा तब तक कन्वीनियंट अमाउंट ऑफ, कन्विंसिंग अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो सकता है। तो अगर ज़्यादा बड़ा चोट लगा होगा तो ऐसे पेशेंट्स के लिए परेशानी हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीमोफीलिया। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे इन द मल्टी स्टेप प्रोसेस, लिखेगा इन द मल्टी स्टेप प्रोसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन, इन द मल्टी स्टेप प्रोसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन there are a number of factors required. In the multi-step process of clot formation, there are a number of factors required. There are a number of factors required. Full stop. Absence of any of them, absence of any of them will lead to, absence of any of them will lead to non-formation of clot. Absence of any of them will lead to non-formation of clot. So, comma देके, so, SO, so the bleeding will continue. So the bleeding will continue. तो जो पूछ रहे थे यही है। This is hemophilia. This is hemophilia or bleeding disorder, और bleeding disorder। अगले पॉइंट में लिखिएगा the gene for the hemophilia have dominant and recessive factors. The gene for hemophilia have dominant and recessive factors. Full stop. The recessive factor causes hemophilia. The recessive factor causes hemophilia by not producing the proper factor, by not producing the proper factor.
अब इनहेरिटेंस ऑफ द हीमोफीलिया, इनहेरिटेंस ऑफ द हीमोफीलिया। अब देखिए, मेल्स सिंगल कॉपी ऑफ एक्स, फीमेल्स डबल कॉपी ऑफ एक्स। More affected as recessive allele will be alone as only one X chromosome. Less affected as they can be normal carrier and affected three kinds. बात वही है, मेल और फीमेल में यहाँ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इनहेरिटेंस पैटर्न कैसे जाएगा। मेल्स आर ऑलवेज प्योर फॉर द एक्स, इसीलिए अगर एक्स पे रिसेसिव एलील आ गया दे विल एक्सप्रेस द डिफिशियंसी, अगर एक्स पर डोमिनेंट एलील आ गया दे वोंट हैव द डिफिशियंसी। फीमेल में दोनों एक्स पर डिफिशियंसी एलील आना चाहिए तब जाके दिखाई पड़ेगा ये अफेक्टेड काइंड, नहीं तो ये कैरियर होंगे अदरवाइज नॉर्मल होंगे। ठीक है, ये इनका इनहेरिटेंस पैटर्न। अब एक दो क्वेश्चन इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो और क्लैरिफिकेशन मिलेगा किस तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, ए मैन इज married with a carrier hemophilic woman. What is the percentage of kids would be hemophilic? How many daughters would be hemophilic? क्वेश्चन लिखिएगा।
इन परसेंटेज बताइएगा। हाउ मेनी डॉटर्स वुड बी हीमोफिलिक इन परसेंटेज, हाउ मेनी sons would be hemophilic in number, परसेंट में बताना है। क्वेश्चन 2, do the same pattern exists if a normal man is married with a carrier PKU person। पैटर्न मतलब यहाँ यही ABC, इसके लिए भी निकालना पड़ेगा। बस यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ PKU दिया हुआ है, आप जहाँ पे हीमोफीलिया देख रहे हैं वहाँ पे PKU करके आंसर देना पड़ेगा। यही है क्वेश्चन। लिखिए तो इस एक क्वेश्चन में दोनों एक्स लिंक्ड एंड सोमैटिक इनहेरिटेंस दिख जाएगा। हिंट दे दें आप लोग को, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या क्या बोला है, कहा है पहले वाले क्वेश्चन में, जो जो दिया है वो देखिए। मेल क्या है, नॉर्मल है। फीमेल को क्या बोला है, कैरियर। किसके लिए, हीमोफीलिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो बात हम लोग कर रहे हैं, मेल नॉर्मल है, फीमेल कैरियर है, ये मतलब एक टर्म होगा ना, इस टर्म को ये बता रहा है फिनोटाइप। ये हो गया फिनोटाइप। जो मेंडल का हम लोग इतना क्रॉस प्रैक्टिस किए हैं उसी पैटर्न पे बैठाइए। ये फिनोटाइप हो गया ना, फिनोटाइप हो गया तो अगला काम क्या करते हैं, जीनोटाइप। इसका जीनोटाइप निकालिए। अब रुक जाइए एक चीज़, जीनोटाइप जब निकालने जाएंगे तो आप एक बात बताइए, कौन से क्रोमोसोम से लिंक्ड है, ऑटोसोम से कि एक्स से? एक्स से। हीमोफीलिया एक्स से लिंक्ड है, नंबर 1। नंबर 2, ये कैसा है, डोमिनेंट इनहेरिटेंस है कि रिसेसिव इनहेरिटेंस है? ये बताइए, ये डोमिनेंट है या रिसेसिव इनहेरिटेंस है? डोमिनेंट या रिसेसिव? रिसेसिव है। तो हीमोफीलिया नॉर्मल के लिए हम लोग क्या रखना चाहेंगे, कैपिटल एच, है ना, और जो रिसेसिव है उसके लिए स्मॉल एच रखना चाहेंगे। समझ गए? और प्रॉब्लम कौन दे रहा है, स्मॉल एच दे रहा है। तो मेल का जब जीनोटाइप धारण करना होगा, आप कैपिटल एक्स पर क्या लिखेंगे, एच, कैपिटल एच, एक्स पे कैपिटल एच, और इधर क्या देंगे, वाई। बस समझ में आ गई होगी। और कैरियर बोल रहा है, इसके पास 2 एक्स होगा ना, तो बताइए तो 1 एक्स पे क्या बैठाएंगे, दूसरे एक्स पे क्या बैठाएंगे? नहीं बाबू, कैरियर है। कैरियर है मतलब ये दिख रहा है नॉर्मल, धारण किए हुए एबनॉर्मल वाला, यानी एक ठो नॉर्मल होगा, एक ठो एबनॉर्मल होगा।
तब बताइए एबनॉर्मल एक ठो क्या हो जाएगा, स्मॉल एच, और नॉर्मल एक ठो क्या हो जाएगा, कैपिटल एच। मेरे समझ से इतना हिंट काफ़ी है, अब बन जाना चाहिए। देखिए बहुत मेहनत सब कर लिया। चेकर बॉक्स बनाकर ही देखें। आप लोग अभी भी चेकर बॉक्स पे लगे हुए हैं, इसको तो स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से करना चाहिए, आप लोग को सिखाए भी हैं कॉम्बिनेशन सेट कर करके। यहाँ देखिए तो कितने तरह के गैमेट बनेंगे, दो तरह का गैमेट बनेगा, और इससे कहाँ गया, एक ही तरह का गैमेट बनेगा। वाई रखिए ना रखिए क्या फर्क पड़ता है, वाई पे तो है नहीं। तब देखिए तो मेल के लिए एक से इधर रख दें और फीमेल वाला एक बार एक्स एच, एक बार एक्स स्मॉल एच, और वाई इधर लिए एक बार एक्स कैपिटल एच और एक बार एक्स स्मॉल एच। ये लेकर आएंगे, होगा ना। रिजल्ट क्या होगा, एक्स एच एक्स एच, इसका क्या होगा, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, इसका क्या होगा, एक्स कैपिटल एच वाई, इसका क्या होगा, एक्स स्मॉल एच वाई। कितने किड्स बने, 4 किड्स बने। कितने अफेक्टेड दिख रहे हैं, क्या ये अफेक्टेड है, नहीं। क्या ये अफेक्टेड है, नहीं। क्या ये अफेक्टेड है, हाँ, नहीं। क्या ये अफेक्टेड है, हाँ। तो आउट ऑफ 4 1 इज अफेक्टेड। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ किड्स वुड बी हीमोफिलिक, 25% आंसर आएगा। आया है विनीता, इतना आया है 25%, नहीं। अच्छा अब यहां देखिए, हाउ मेनी डॉटर्स वुड बी हीमोफिलिक। चलिए देखें, ये डॉटर है ना, दोनों एक्स है, हीमोफिलिक है क्या, नहीं। क्या ये डॉटर है, दोनों एक्स है, हीमोफिलिक है क्या, नहीं। अरे तो यहां ये डॉटर है, ये डॉटर है, दोनों में से दोनों ही नॉन हीमोफिलिक। हाउ मेनी डॉटर्स वुड बी हीमोफिलिक इन परसेंट, 0, कोई नहीं है। हाउ मेनी सन्स वुड बी हीमोफिलिक इन नंबर परसेंट, 1% होगा रे। 2 ठो बेटा जन्म लिया, 50% ना होगा, कहाँ चला गया। इसका क्या आंसर होगा, 50% आंसर हो गया। सो सिंपल दीज आर, ऐसे बनेगा। अब देखिए हो गया सॉल्व।
अब दूसरा क्वेश्चन में आइए, जो पैटर्न दिया है, मेल को क्या बनाया है, नॉर्मल, और फीमेल को बनाया है कैरियर, किसके लिए, PKU, ठीक है ना। तो मैंने ये बिना बोले हुए आप लोग क्या काम करेंगे पता है ना, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम करेंगे, जैसा अभी किए। फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम करने के बाद आप फिनोटाइप आइडेंटिफाई कीजिए, फिनोटाइप आइडेंटिफाई करने के बाद जीनोटाइप निकालिए, जीनोटाइप करने के बाद गैमेट फॉर्म कीजिए, क्रॉस कीजिए, आंसर दीजिए, हो गया, कहानी खत्म। कितना टाइम लगता है, सो सिंपल दीज आर। देखिए आपको क्या बोले, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, PKU है ना। तो PKU कैसा इनहेरिटेंस है, एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल, ऑटोसोमल है। डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, रिसेसिव है। ऑटोसोमल है तो यहाँ एक्स के सिर पे बैठाने का जरूरत नहीं है। तो मान लेते हैं P एंड स्मॉल p दो एलिल्स हैं इसके। कैपिटल P ऑब्वियसली डोमिनेंट शो करता है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। स्मॉल p रिसेसिवनेस शो करता है, तो ये क्या होगा, डिजीज या PKU वाला होगा। ये PKU फैलाएगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। अब आइए मेन प्रॉब्लम पे। मेल, इसको क्या दिया है, नॉर्मल, यानी इसका फिनोटाइप क्या है, इसका फिनोटाइप नॉर्मल। फीमेल, इसका फिनोटाइप क्या दिया है, कैरियर। बस अब इसका जीनोटाइप लिखिए। इसका जीनोटाइप बोलिए तो, मेल का जीनोटाइप क्या होगा, यहां देख लीजिए हम लोग एज्यूम क्या क्या किए हैं। इसमें कैरियर लिखा है, नहीं लिखा है ना, नॉर्मल लिखा है। नॉर्मल लिखा है बोलने का मतलब दोनों ही एलील कैसे होंगे, डोमिनेंट वाले। कैपिटल P वाला ये होगा। फीमेल को कैसा बताया है, फीमेल को बताया है, कहाँ गया, कैरियर, हाँ कैरियर। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल P स्मॉल p। अब गैमेट बनाइए, यहां से कितने टाइप का गैमेट बनेगा, दो टाइप का बनेगा, एक होगा कैपिटल P, एक होगा स्मॉल p। इससे कितने टाइप का गैमेट बनेगा, एक ही टाइप का बनेगा, कैपिटल P। अब क्रॉस करा डालिए, कैपिटल P स्मॉल p, इधर होगा कैपिटल P, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैपिटल P कैपिटल P स्मॉल p, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, पीछे के क्वेश्चन पे जाएं। अच्छा हाँ, पहले ये तो देख लें इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा, यस नॉर्मल होगा। क्या ये नॉर्मल होगा, नहीं, क्या लिखेंगे इसको, कैरियर लिखेंगे। अफेक्टेड कोई होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब आइए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मेनी किड्स वुड बी अफेक्टेड, परसेंट क्या हो जाएगा,
ए का आंसर 0% किड्स आर अफेक्टेड। दूसरा क्या बोला है, हाउ मेनी डॉटर्स आर अफेक्टेड, या क्या पूछा है यहां देखिए, तो कहाँ गया रे, क्वेश्चन यहाँ है, हाउ मेनी सन्स वुड बी, यहाँ हेमोफिलिक के जगह पे PKU, कितने सन अफेक्टेड होंगे, 0%। कितने डॉटर्स अफेक्टेड होंगे, 0%। कैरियर बोलेगा तो 50%। 50% ऑफ द किड्स वुड बी कैरियर। तो देख लीजिए, एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल इनहेरिटेंस अगर है, दोनों का इनहेरिटेंस पैटर्न कैसे फॉलो अप करता है, आंसर बदल गया ना। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चंस आर डेल्ट विथ, इस तरीके से इन्हें डील करेंगे। हो गया, ये था मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। हो गया, अब जरा देखें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। देखिए, ह्यूमन को या एनिमल में जो डिसऑर्डर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं, या ऑर्गेनिज्म में स्पेशली जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो होते हैं दो तरह के। पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, हियर नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स या ऐसे कह लीजिए, नंबर ऑफ सेट ना कह के नंबर ऑफ सिंगल सेट ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज और डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, ये डिप्लॉइडिक organism becomes triploid, tetraploid, etc. ये हटा दीजिए, घट नहीं गया, पॉलीप्लॉइड बढ़ गया। तो एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एनिमल, ट्रिप्लॉइड हो गया, टेट्राप्लॉइड हो गया, यानी नंबर ऑफ बेस सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन का एन का वैल्यू कितना है, 23 होगा ना। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो अगर डिप्लॉइड है तो 23 का 2 टाइम्स है, हर एक क्रोमोसोम का 2-2 कॉपी है। ट्रिप्लॉइड हो जाएगा तो क्या होगा, हर एक क्रोमोसोम का 3-3 कॉपी हो जाएगा। तो 23 3 जा 3 3 9 3 दूनी 6, 69 क्रोमोसोम्स ट्रिप्लॉइड हो गया। टेट्राप्लॉइड तो क्या होगा, 46 दूनी 92, 92 क्रोमोसोम्स हो गए। टेट्राप्लॉइड 4 गुना हो गया, एन का 4 वैल्यू हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो ये कंडीशंस क्या हो गए, प्लॉइडिक कंडीशन। अब यहाँ बताते चलें, एनिमल्स
डोंट टॉलरेट प्लॉइडिक कंडीशंस, सो दे डाई, ये मर जाते हैं। अगर एनिमल में प्लॉइडिक कंडीशन होगा तो एनिमल मर जाएंगे, वो इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, सह नहीं पाएंगे। इसलिए कोई भी एनिमल अगर आप पॉलीप्लॉइड बना देते हैं, जितना है उससे प्लॉइडिक नंबर बढ़ा दिए, दे वोंट सर्वाइव। प्लांट्स सर्वाइव करते हैं, प्लांट्स कैन सर्वाइव, एनिमल्स कैन नॉट। तो हम ह्यूमन में प्लॉइडिक कंडीशन अप्लाई कर ही नहीं सकते, राइट? और ये इसका क्वेश्चन अराइज भी नहीं करता। अब रहा एन्यूप्लॉइडी, ये क्या चीज़ है, यहाँ तक नोट कीजिए।